Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें हमने दो एनालिसिस देखे थे कि दो एनालिसिस होते हैं किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, मतलब रिस्पॉन्स निकालने के, करंट या वोल्टेज निकालने के लिए। पहली मेथड थी मैथ एनालिसिस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ी है, उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आई होप मैथ एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा कि मैथ एनालिसिस में हमें कैसे केवीएल लगाना है, कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा। अगर आपने एक बार केवीएल इक्वेशन बनाना सीख ली, और केवीएल के साथ साथ फिर हमने वहां पे देखा था सुपर मैथ इक्वेशन बनाना, कि सुपर मैथ इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मैथ एनालिसिस का लेक्चर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको केवीएल कैसे लगाना है, कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस। अगर आपने एक बार इक्वेशन बनाना सीख ली, तो इक्वेशन बनाने के बाद फिर तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, वो आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपकी सिर्फ दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तब तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। बट अगर दो से ज्यादा आपके पास इक्वेशन है, तो वहां पे मैंने एक मेथड बताई थी जिसको हमने बोला था क्रैमर रूल। जो आप मैथ में पढ़ते हो, उस क्रैमर रूल से भी आप अननोन निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन में। आज हमें पढ़ना है नोडल एनालिसिस। तो ये है आपका सेकेंड एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम नोड के बारे में पढ़ेंगे, नोड के वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमने मैथ एनालिसिस में पढ़ा था करंट के बारे में, करंट का एनालिसिस था। अब हमें पढ़ना है वोल्टेज का एनालिसिस। तो सबसे पहली क्लास में, जो मेरी नेटवर्क की पहली क्लास थी बेसिक, उसमें मैंने करंट और वोल्टेज बताया था कि किसी भी नोड का वोल्टेज अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। किसी भी नोड का वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हमें दो पॉइंट पता होने चाहिए। अगर दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता कि दूसरा पॉइंट क्या है, सिर्फ हमें नोड पता है, हम चाहते हैं कि किसी नोड का वोल्टेज पता हो, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? हमेशा बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? हमेशा ग्राउंड होगा। इसका मतलब जब भी हम नोडल एनालिसिस करेंगे, जब भी हम नोड वोल्टेज की बात करेंगे, तो उस सर्किट में ग्राउंड डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका ग्राउंड डिफाइन नहीं है तो आपका नोड वोल्टेज डिफाइन नहीं हो सकता है। अगर मैं ग्राउंड की पोजीशन को चेंज कर दूं किसी सर्किट में, हो सकता है कि आपके एक से ज्यादा ग्राउंड आपके आप मान सकते हो। तो अगर मैं ग्राउंड की पोजीशन को चेंज कर दूं तो नोड के वोल्टेज चेंज हो जाएंगे। बट ध्यान रखना कि किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप ग्राउंड की पोजीशन को भी चेंज करते हो तो किसी भी एलिमेंट, जैसे मैं बोलूं कि ये 1 ओम है, ये यहाँ पे 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा अगर आप ग्राउंड की पोजीशन को चेंज करते हो। तो इसका मतलब जब भी हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उस सर्किट में हमें किसी एक नोड को ग्राउंड एज्यूम करना पड़ेगा, एक नोड को हमें ग्राउंड कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका वोल्टेज कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। तो जैसे हमने मैथ एनालिसिस में स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया था, कि हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मैथ पहचान ली थी, फिर उसमें हमने करंट और करंट की डायरेक्शन को माना था, फिर हमने केवीएल इक्वेशन लिखी थी। केवीएल इक्वेशन के बाद हमने केवीएल इक्वेशन को सॉल्व किया था, वहां से हमने क्या निकाल लिया था? मैथ करंट निकाली थी। अब हम क्या करेंगे? अब हमें नोड वोल्टेज निकालना है। तो ध्यान से सुनेंगे कि नोड वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप है नोडल एनालिसिस का, पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन सर्किट। जब भी आपको सर्किट दिया जाए तो आपको नंबर ऑफ नोड्स पहचानने हैं। नंबर ऑफ नोड्स कैसे पहचानोगे? जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच मिले, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच मिले वो आपका नोड होगा। जैसे एक ब्रांच ये होगी। अब ब्रांच क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के बहुत सारे एलिमेंट उस ब्रांच में हो सकते हैं, हो सकता है एक हो सकता है दो हो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे एक ब्रांच में, एक ब्रांच का। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितनी ब्रांच है, तो यहाँ पे एक ब्रांच ये होगी, यहाँ पे एक ब्रांच ये होगी जिसमें दो एलिमेंट है, एक ब्रांच ये होगी जिसमें दो एलिमेंट है। तो
दो से ज्यादा ब्रांच जहां पे मिले उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कितने नंबर ऑफ नोड है, तो एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, फिर ये क्या है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। जैसे ये क्या है, ये एक ज्वाइंट है, दो एलिमेंट को ज्वाइंट कर रहा है। ये क्या है, ये ज्वाइंट है, दो एलिमेंट को ज्वाइंट कर रहा है। बट ये क्या है, ये एक नोड है, जंक्शन है। तो जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच बने उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो बेसिकली हमें नोडल एनालिसिस में नोड पे काम करना है, हमें नंबर ऑफ नोड पहचानने हैं, उसको हम बोलेंगे एन। नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोड, इसको हम बोलेंगे एन। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड है, दो नंबर ऑफ नोड है। एक नोड ये हो गया, ये वाला एक नोड हो गया, इसको बोलता हूँ नोड 1, और एक ये नोड हो गया, इसको बोलता हूँ नोड 2। तो मैंने दो नोड पहचान लिए, इस सर्किट में दो नोड है, नोड 1 और नोड 2। सेकेंड स्टेप होगा कि हम हर एक नोड पे, जैसे हमने मैश एनालिसिस में क्या किया था, नंबर ऑफ मैश पहचाननी थी, और हर एक मैश में मैंने क्या लिखा था, करंट और करंट की डायरेक्शन को असाइन किया था। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, हर एक नोड को वोल्टेज असाइन कर देना है। इसको V1 असाइन कर दिया और इसको V2 असाइन कर दिया। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा कि मुझे इन नोड में से किसी एक नोड को रेफरेंस नोड असाइन करना पड़ेगा। रेफरेंस नोड का मतलब है ग्राउंड, जिसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, जिसका वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। तो जितनी भी नोड होंगे सर्किट में, हमें किसी एक नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड असाइन करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम नोडल एनालिसिस नहीं कर सकते। ये चीज आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो कि आपको एक पॉइंट तो रेफरेंस असाइन करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेफरेंस असाइन कर देता हूँ। बेसिकली जो अपना रेफरेंस नोड होगा वो नीचे साइड होगा। जब भी आपको सर्किट दिया जाए तो रेफरेंस नोड कहाँ होगा, नीचे होगा। अब ऐसी गलती मत कर देना कि कई बार हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि V1 की वैल्यू बताओ, फाइंड V1, और आप क्या करो कि V1 को ही ग्राउंड बना दो, बोल दो V1 इक्वल टू 0। नहीं, ये गलती मत करना। यहाँ पे ये गलती हो जाती है कि सर ने बोला था किसी एक नोड को हमें रेफरेंस असाइन करना है, तो V1 पूछा है, V1 को ही रेफरेंस बना देते हैं और V1 इक्वल टू 0। नहीं, वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपका बेसिकली जो आपका रेफरेंस होगा वो कहाँ पे होगा, कोई आपका दूसरा नोड होगा जो आपसे नहीं पूछा गया है, और बेसिकली वो कहाँ पे होगा, नीचे साइड होगा। ठीक है, दो स्टेप हो गए। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें देखना है केसीएल इक्वेशन लिखनी है। हमें क्या लिखना है, केसीएल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो केसीएल इक्वेशन हमें लिखनी कैसे है, सबसे पहले सुनेंगे कि हम देखेंगे कि हमें जिस नोड पे केसीएल इक्वेशन लिखनी है उस नोड पे कितनी ब्रांच मिल रही है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, इस नोड 1 पे 3 ब्रांच मिल रही है। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, 3 ब्रांच मिल रही है। सेकंड, आपको क्या चीज देखनी है कि क्या किसी ब्रांच में कोई करंट सोर्स लगा है क्या। अगर किसी ब्रांच में करंट सोर्स लगा है, इसका मतलब हमें उस ब्रांच की करंट भी पता है और उसकी डायरेक्शन भी पता है। अब वो करंट सोर्स कैसा भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर करंट सोर्स लगा है, इसका मतलब हमें उस ब्रांच की करंट भी पता है और उस ब्रांच की हमें करंट की डायरेक्शन भी पता है। जैसे अगर बोलो कि इस ब्रांच में एक करंट सोर्स लगा है, इसका मतलब हमें इस ब्रांच में करंट भी पता है कितनी है, 2 एम्पियर, और उसकी डायरेक्शन भी हमें पता है कि डायरेक्शन किस साइड है, इस डायरेक्शन में करंट है। ठीक, फिर हमें क्या करना है कि हमें जितनी भी अननोन ब्रांच है, इसका मतलब जहां जहां हमें करंट पता नहीं है, इस ब्रांच में तो हमें करंट पता होगी, जहां जहां हमें करंट पता नहीं है, ना तो हमें यहाँ करंट पता है ना हमें यहाँ करंट पता है, तो फॉर सिंप्लिसिटी एक केसीएल इक्वेशन आपकी इजी हो जाए, हमें क्या करना है कि उन ब्रांच में जो करंट आप एज्यूम करोगे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करोगे, मतलब लीविंग फ्रॉम द नोड में। इसका मतलब इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2, बाहर की तरफ आपको करंट की डायरेक्शन को एज्यूम कर लेना है कि जो आपका नोड है उससे बाहर की तरफ आपकी करंट जा रही है, जिस ब्रांच में आपको करंट पता नहीं है। अब आप क्या करोगे, केसीएल इक्वेशन लिखोगे नोड 1 पे, तो राइट केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। तो जिसने केसीएल केबीएल का लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले केसीएल और केबीएल का लेक्चर देखे, तब भी उसका समझ में आएगा हमें केसीएल इक्वेशन कैसे लिखनी है, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। अगर आपने एक भी प्लस माइनस की गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे,
देखेंगे I1 I2 दोनों बाहर की तरफ है और जो 2 एम्पियर है वो अंदर की तरफ है, वो तो हमें करंट पता है, तो हम क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। ये बन जाएगी आपकी केसीएल इक्वेशन। बट अभी आपके नोड वोल्टेज के टर्म में नहीं बनी आपकी केसीएल इक्वेशन, अभी तो आपने करंट जो आपने मानी है I1 I2 एज्यूम की है उसके टर्म में लिख दिया आपने I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। अब हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब सुनेंगे यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट सिंपल से एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो एक कोई रेजिस्टेंस है R, 2 टर्मिनल रेजिस्टेंस है, इसके 2 टर्मिनल हैं, ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल। इस टर्मिनल का वोल्टेज है VA और इस टर्मिनल का वोल्टेज है VB और ये रेजिस्टेंस है R। और मैं बोल रहा हूं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, I इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि करंट VA से लेके VB तक जा रही है और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें VA हायर पोटेंशियल पे है और VB लोअर पोटेंशियल पर है। इसके लिए आप मेरा पहला लेक्चर देखो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल क्या है, करंट आपकी कैसे फ्लो होती है, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो BA की वैल्यू VB से ज्यादा होगी अगर करंट A से लेके B तक जा रही है। अब दूसरा पॉइंट कि जो BA की वैल्यू होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ग्राउंड होगा, ये नोड A है तो इसका मतलब यहाँ पे ये BA होगा और जो VB होगा वो भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। हमेशा किसी भी पॉइंट का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है। इसका मतलब जो VB होगा वो ये होगा, VB यहाँ प्लस यहाँ माइनस, हमेशा प्लस माइनस तो आना ही है। अगर आपको सिर्फ नोड दिया है, अगर आपको सिर्फ नोड दिया है, इसका मतलब वहां का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। इसकी तरह जैसे मैंने यहाँ पे VA लिखा है और ये VB लिखा है, तो आपको समझ में आना चाहिए BA और VB किसके रिस्पेक्ट में होंगे, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होंगे। अब मैं अगर I की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, जो I इक्वल टू लिखूंगा वो मैं लिखूंगा BA माइनस VB डिवाइड बाई R। करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप करंट लिख सकते हो, ठीक है। अब BA और BB में से कोई भी जीरो पर भी हो सकता है। अगर हो सकता है कि BA जीरो पर हो सकता है BB भी जीरो पर हो, ठीक है। अब देखेंगे अगर मुझे I1 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें अगर केवीएल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है। अगर मान लो आपका पाथ कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है V और ये रहा A पॉइंट, तो ये रहा B पॉइंट, और किसी ने पूछा मुझे BAB बताओ, BAB बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे BAB। करंट मान लेते हैं, करंट है इस डायरेक्शन में, हमें BAB कैसे निकालना है। BAB का मतलब होता है कि हमें BA माइनस BB निकालना है, BA माइनस BB निकालना है। BA माइनस BB की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, हम इक्वेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, अपने करंट की डायरेक्शन में ही लिखेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट है हम उसी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो करंट आपकी A से लेके B तक है, तो हम A से लेके B की तरफ बढ़ेंगे और केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, BAB इक्वल टू, रेजिस्टेंस में हमेशा प्लस लिखते हैं, ये चीज तो हमें पता है, I इंटू R लिखते हैं। अब जब वोल्टेज सोर्स आता है तो जब प्लस से माइनस जाते हैं तो प्लस लिखते हैं, माइनस से प्लस जाते हैं तो माइनस लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस B। तो BAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R प्लस B। अब ये डिपेंड करेगा कि V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे और करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी BAB की वैल्यू आएगी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें करंट की जो इक्वेशन है वो हमें कैसे लिखना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पे मैंने करंट की वैल्यू कैसे लिखी है। अगर आप यहाँ से करंट की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, I इक्वल टू, अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, BAB माइनस B डिवाइड बाई R, यही तो लिखोगे, BAB माइनस B डिवाइड बाई R। अगर मैं बोलूं कि V ग्राउंड पर है, अगर मैंने मान लिया कि V ग्राउंड पर है, जो B पॉइंट है उसका पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब VB की वैल्यू जीरो हो गई। अगर BB की वैल्यू जीरो होगी तो BAB किसके बराबर हो जाएगा, BA के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं I की वैल्यू यहां से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, BA माइनस B डिवाइड बाई R। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई कि आपने ये इक्वेशन कैसे लिखी है करंट I की, तो
तो फिर आपको ये I1 और I2 की वैल्यू आप आराम से लिख पाओगे कि I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 के लिए इक्वेशन क्या होगी और I2 के लिए इक्वेशन क्या होगी। तो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ I1 और I2 की वैल्यू। देखेंगे अगर मुझे I1 लिखना है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में लिखना है I1, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ग्राउंड तक देखूंगा। ग्राउंड कहाँ है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, जो हमने बी भी माना है वहां पे बी ए माना और बी भी माना था, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो बी ए की जगह क्या है, B1 है, और बी की जगह क्या है, ग्राउंड है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बी की जगह हमने क्या ले लिया, हमने ग्राउंड ले लिया। ठीक, अब हमें लिखना है I1 की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, V1 -4 डिवाइड बाई 1। तो जब आप B1 से देख रहे हो तो जो वोल्टेज सोर्स है उसकी कौन सी पोलैरिटी दिखी है आपको, जब आप B1 से देख रहे हो तो आपको प्लस पोलैरिटी दिखे। तो आप I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ I1 इक्वल टू लिखोगे V1 माइनस ऑफ +4 और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 1। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 1। सिमिलरली अगर मुझे I2 लिखना है, तो यहां से देखो, जब आपने B1 से देखा तो आपको 2 वोल्ट का कौन सी पोलैरिटी दिखी, आपको माइनस वाली पोलैरिटी दिखी। जब आपने B1 से देखा तो आपको माइनस वाली पोलैरिटी दिखी, तो आप क्या लिखोगे, I2 इक्वल टू B1 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 1। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे प्लस आना है और कहाँ पे माइनस आना है। अगर आपने ये चीज सीख ली प्लस माइनस, तो आपका नोडल एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास नेटवर्क एनालिसिस ये वाला पार्ट बहुत अच्छा हो गया, मैथ और नोडल, तो आपको नेटवर्क में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पूरा नेटवर्क बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चाहे आप एसी पढ़ लेना, फिर चाहे आप ट्रांजिएंट पढ़ लेना, फिर चाहे आप 2 पोर्ट पढ़ लेना, आपके लिए पूरा सब्जेक्ट इजी हो जाएगा अगर आपने मैथ और नोडल बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा। ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, कि कंटिन्यू क्वेश्चन करते जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपने एक बार अपनी गलती पकड़ ली, एक बार आपने प्लस माइनस की गलती पकड़ ली, तो फिर आप वो गलती कभी नहीं करोगे। तो ये लेक्चर शुरू से लेके एंड तक देखिए, तभी आप अपनी गलती पकड़ पाओगे। तो आई होप आपको I1 I2 की वैल्यू लिखना आ गई होगी कि I1 की वैल्यू हमें कैसे लिखना है, I2 की वैल्यू हमें कैसे लिखना है। कि अगर जब आप किसी नोड से देख रहे हो, जो अननोन करंट की वैल्यू लिखनी है, तो आप तो सिंपल है कि वहां से लेके ग्राउंड तक देखो, वहां से लेके ग्राउंड तक देखो कितने वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है कि V1 माइनस जितने वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं वो वोल्टेज सोर्स लिख देना है। अब उस वोल्टेज सोर्स का प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो देखो कि उस नोड से हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है या फिर माइनस दिख रहा है। जैसे इस 4 वोल्ट का इस B1 से हमें प्लस दिख रहा था, तो हमने +4 लिख दिया। हमें इस 2 वोल्ट का माइनस दिख रहा था, तो हमने -2 लिख दिया। और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, इसको मतलब उस नोड से लेके ग्राउंड तक जितना टोटल रेजिस्टेंस है वो चीज लिख देनी है। रेजिस्टेंस भी हो सकता है और एसी में वही चीज इंपीडेंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो रेजिस्टेंस की जगह हम इंपीडेंस लिख देंगे। अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम डीसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने I1 और I2 की वैल्यू लिख ली। तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ I1 I2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखेंगे। I1 की वैल्यू है V1 -4 डिवाइड बाई 1। I2 की वैल्यू होगी V1 +2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू, सॉरी दिस इज नॉट V2, दिस इज V1, दिस इज V1। यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी V1 की वैल्यू। तो यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, 2V1 -2 इक्वल टू 2, 2V1 इक्वल टू 4। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको नोडल एनालिसिस परफॉर्म करना है। नोडल एनालिसिस अगर आपको समझ में आ गया कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, तो पूरे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको लेकर, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि इस ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नोडल एनालिसिस का, कि आपको नोडल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है। देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें नोडल एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि नंबर ऑफ नोड पहचान लो। तो देखो एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा और एक नोड ये रहा। आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे मैंने रेड पॉइंट रखे हैं वो आपके नोड हो गए। सेकंड स्टेप क्या था कि हमें सबको उनके पॉइंट, उनके वोल्टेज असाइन कर देना है, V1 V2 V3, और इसको बोल दिया मैंने V4।
और किसी एक नोड को मुझे रेफरेंस बनाना है, तो इस नोड को मैंने रेफरेंस बना दिया नीचे की तरफ, ठीक है। B4 को मैंने 0 कर दिया, सिंपल सी बात है। मुझे B1 B2 B3 निकालनी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी, क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम केसीएल इक्वेशन कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ नोड -1 मैक्सिमम इतनी बन सकती है। नंबर ऑफ नोड, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड है n, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी इक्वल टू n। बट क्या ये इक्वल टू हमेशा आएगा, n-1 सॉरी, क्या ये इक्वल टू हमेशा आएगा, नहीं। अगर मान लो कि मैं इस 3 एम्पियर की जगह, अभी मैं थोड़ा सा इस 3 एम्पियर को मिटा के इस 3 एम्पियर की जगह एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ ये 3 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 3 वोल्ट है, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, तो क्या मुझे V1 के लिए इक्वेशन लिखने की जरूरत है, नहीं। V1 की वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली पता लग गई है, कैसे कि अगर मैं देखूं जो 3 वोल्ट है वो B1 और B4 मतलब पहले नोड और फोर्थ नोड के बीच में लगा हुआ है डायरेक्टली, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो 3 वोल्ट की वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी, V1 माइनस B4 इक्वल टू 3। मैंने V1 माइनस B4 क्यों लिखा, क्योंकि पहले नोड की तरफ प्लस है और चौथे नोड की तरफ माइनस है, तो मैं लिखूंगा B1 माइनस B4। अगर प्लस माइनस उल्टा होता है कि ऊपर माइनस नीचे प्लस होता तो मैं लिखता B4 माइनस B1। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, B1 माइनस B4 इक्वल टू 3। तो अगर B4 की वैल्यू 0 है तो B1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 3 वोल्ट। इसका मतलब मुझे B1 के लिए इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जो मैंने यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगाया है, अब इक्वल टू ना होके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू n-1, कि आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वेशन कितनी हो जाएंगी, लेस देन इक्वल टू n-1। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एसएससी जेईई और आईएएस में, एक ही नंबर में। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं अपने क्वेश्चन को फिर से वैसे ही कर देता हूँ। ये 3 एम्पियर करंट सोर्स लगा हुआ था ऊपर की तरफ, मैंने अपने क्वेश्चन को ज्यों त्यों लिख दिया। तो अब मैं इस चीज को यहाँ से मिटा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये चीज मैंने कहाँ से लिखी है। मैं इस चीज को अब मिटा देता हूँ, आई होप आपने लिख ली होगी वो चीज। अब देखें, अब मैं इक्वेशन लिखूंगा B1 B2 और B3 के लिए। तो अब देखो मैं लिखता हूँ पहले KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1, राइट KCL इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया था KCL इक्वेशन के लिए कि वहां पे जितनी ब्रांच है, वहां पे जितनी ब्रांच है हमें देखना है कि किसी ब्रांच में कोई करंट सोर्स लगा है क्या, यस, इस ब्रांच में एक करंट सोर्स लगा है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, वो भी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ। तो अब मैं देखो इक्वेशन क्या लिखूंगा, और बाकी की करंट अब मैं क्या मानूंगा कि बाकी करंट क्या है, उस नोड से बाहर की तरफ है। इसका मतलब कि B1 से करंट इस तरफ बाहर की तरफ है, B2 से करंट इस तरफ बाहर की तरफ है। इसका मतलब 2 ब्रांच और हैं जिसमें मैंने करंट क्या मान ली, बाहर की तरफ। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो इंटर कर रही है, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, B1 माइनस B2 डिवाइड बाई 2। मुझे B1 से लेके B2 तक देखना है दूसरा नोड, क्योंकि अपने पास अननोन कितने हैं, 3 है, B1 B2 B3। तो हम कोशिश करेंगे कि B1 B2 B3 के फॉर्म में ही हम इक्वेशन बनाएं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर करंट इस डायरेक्शन में है, हमने करंट मान ली इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे B1 माइनस B2 डिवाइड बाई 2। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगर आप करंट इस डायरेक्शन में मानोगे तो आप क्या लिखोगे, प्लस का B1 माइनस B3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 है ही। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, 2B1 माइनस 2B2 प्लस B1 माइनस B3 और इक्वल टू 12। तो दिस इज 3B1 माइनस 2B2 माइनस B3 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। प्लीज चेक वंस कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो अपने आप अपनी इक्वेशन आप सही करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सर आपने यहाँ पे गलती कर दी। आई होप यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। अब बनाते हैं सेकंड मैथ के सेकंड नोड के लिए KCL इक्वेशन। तो KCL एट नोड 2, एट नोड 2 देखेंगे। अब हमने देखा जब हम नोड 2 पे पहुंचे, हम इस नोड पे पहुंचे तो हमने देखा एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और किसी भी ब्रांच में कोई भी करंट सोर्स नहीं लगा है। तो हम क्या मानेंगे कि सारी की सारी करंट बाहर की तरफ है। हर एक नोड में आपको इंडिविजुअल एनालिसिस करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले करंट इस डायरेक्शन में मान लिए तो
मान ली थी तो आप इसी डायरेक्शन में मानो नहीं, जब आप B2 में पहुंचे तो फिर से आप क्या करो कि सारी की सारी करंट बाहर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। मैं इसको बार बार नहीं बना रहा हूं क्योंकि अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं इस लेजर से शो कर रहा हूं आपको। हर नोड पे जो करंट होगी वो बाहर की तरफ होगी। अब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैं क्या लिखूंगा, B2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो आप क्या लिखोगे, प्लस B2 माइनस V3 डिवाइड बाई 8। और अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो आप क्या लिखोगे, प्लस B2 माइनस 0, क्योंकि B4 की वैल्यू कितनी है 0, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में थोड़ा सॉल्व कर लो तो 4V2 माइनस 4V1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस 2V2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस 4V1 प्लस 7V2 माइनस V3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे, KCL एट नोड 3। तो फिर से हमें यही करना है, बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि नोड 3 में आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स भी लगा है। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है ये, अगर आप पहचान पा रहे हो तो दिस इज करंट कंट्रोल करंट सोर्स। दिस इज करंट कंट्रोल करंट सोर्स, जिसकी एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू Ix पर डिपेंड कर रही है, किसी करंट पर डिपेंड कर रही है। अब ढूंढो Ix कहाँ है, तो हमने ढूंढा Ix ये रहा। Ix की डायरेक्शन भी हमें पता है और वैल्यू है, और हमें किसके थ्रू है वो भी हमें पता है, 2 ओम के थ्रू वो करंट है Ix। तो सबसे पहले तो हम B3 में इक्वेशन लिखेंगे। KCL इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्या हमें करंट पता है, यस हमें करंट पता है, इस ब्रांच में करंट पता है और उसकी डायरेक्शन भी पता है, वो भी बाहर की तरफ है। ना तो हमें इस ब्रांच में करंट पता है और ना हमें इस ब्रांच में करंट पता है, तो हम क्या मानेंगे, फिर से बाहर की तरफ मान लेंगे, इसमें भी बाहर की तरफ और इसमें भी बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ मानेंगे तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपने सर्किट बना लिया होगा। मैं नीचे जाता हूं तो आप लिखोगे B3 माइनस B2 और ये रेजिस्टेंस है 8, B3 माइनस B2 डिवाइड बाई 8 प्लस, जब आप इस डायरेक्शन में मानोगे, इस वाली डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे, B3 माइनस V1 अपॉन 4 प्लस B3 माइनस V1 अपॉन 4, और ये करंट भी बाहर की तरफ है, प्लस 2Ix इक्वल टू 0। अभी आपकी इक्वेशन नहीं बनी है इसके लिए, क्योंकि अपने पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, B1 B2 B3, बट एक अननोन और आ रहा है Ix भी तो एक अननोन हो गया। तो यहाँ पे तो 4 अननोन हो गए, 4 अननोन 3 इक्वेशन, कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब मुझे Ix की वैल्यू B1 B2 B3 के फॉर्म में ही लिखनी है। कोशिश हमें यही करनी है कि Ix की वैल्यू B1 B2 B3 के फॉर्म में ही लिखें। तो यहाँ से देखेंगे जो Ix की डायरेक्शन है वो B1 से लेके B2 की तरफ है। इसका मतलब जो मैं Ix की वैल्यू लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा Ix इक्वल टू B1 माइनस B2 डिवाइड बाई 2। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि हमें Ix की वैल्यू हमने कैसे लिखी। Ix की डायरेक्शन आप चेक करो, B1 से लेके B2 की तरफ, इसलिए हम लिखेंगे B1 माइनस B2 अपॉन 2। अगर यही डायरेक्शन B2 से लेके B1 की तरफ होती तो हम क्या लिखते हैं, B2 माइनस B1 अपॉन 2। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, B3 माइनस B2 डिवाइड बाई 8 प्लस B3 माइनस B1 डिवाइड बाई 4। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ B1 माइनस B2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मैनिपुलेट कर लो, क्या बनेगा अपने पास इक्वेशन, ये बन जाएगी B3 माइनस B2 प्लस 2B3 माइनस 2B1 प्लस 8B1 माइनस 8B2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा 6B1 और B2 कितने हो जाएंगे, माइनस 9B2 और B3 कितने हो जाएंगे, प्लस 3B3 इक्वल टू 0। आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन हो गए। अब आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब 3 इक्वेशन है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्रैमर रूल का यूज कैसे करना है, तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और क्रैमर रूल क्लियर हुआ होगा। तो आप क्रैमर रूल का यूज करके B1 B2 B3 की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि B1 की वैल्यू आएगी 4.8 वोल्ट, आप घर पे सॉल्व कर लेना, दिस इज 2.4 वोल्ट, एंड B3 की वैल्यू आएगी माइनस का 2.4 वोल्ट। अगर वो पूछता Ix की वैल्यू कितनी होगी, तो Ix की वैल्यू कितनी होगी, हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 4.8 माइनस 2.4 डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 1.2 एम्पियर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे इक्वेशन लिखनी है। अगर आपने एक बार इक्वेशन बनाना सीख ली, मेन प्रॉब्लम है इक्वेशन बनाना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और इक्वेशन को सॉल्व करना वो आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन बनाना सीखो। अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख गए, अगर आपने प्लस माइनस की गलती नहीं की, अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए, तो क्लियर है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ग्राउंड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे bx निकालना है। bx मतलब जो 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चीज निकालनी है bx। इस क्वेश्चन से आपको ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं ग्राउंड की पोजीशन को चेंज करूंगा तो नोड वोल्टेज तो चेंज हो जाएंगे, बट bx से क्या है, bx कोई नोड वोल्टेज नहीं है, bx है 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ग्राउंड की पोजीशन को आप चेंज करोगे तो bx की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आएगा। आप ग्राउंड कहीं पे भी मान सकते हो। अब देखो इसमें नोड वोल्टेज तो पूछा नहीं है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे नीचे ही ग्राउंड मानना है या फिर किसी पर्टिकुलर नोड को ही ग्राउंड मानना है। bx निकालने के लिए अब आप किसी भी नोड को ग्राउंड मान सकते हो, बट ग्राउंड जरूर होना चाहिए। अगर आप वोल्टेज की बात कर रहे हो तो बिना ग्राउंड के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर आप ग्राउंड की पोजीशन को चेंज करोगे तो सिर्फ नोड की वैल्यू चेंज होगी, नोड वोल्टेज की वैल्यू, बट bx की वैल्यू सेम रहेगी। जो मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूं, मैं एक पोजीशन से ट्राई करता हूं, आप असाइनमेंट में अलग अलग पोजीशन पे ग्राउंड मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, bx की वैल्यू सेम आएगी। अभी मैं क्या करता हूं, अपने पास कितने नोड है, नोड एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ नोड पहचानना। पहला नोड ये है, दूसरा नोड ये है, और तीसरा नोड ये है। 3 नोड है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं मान लेता हूँ, इसको b1 मान लेता हूँ, इसको b2 मान लेता हूँ, इसको b3 मान लेता हूँ। अब bx निकालने के लिए आप किसी को भी ग्राउंड बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ b3 को ही ग्राउंड बना सकते हो या फिर b2 को, या फिर किसी को भी ग्राउंड बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इस b3 को ग्राउंड बना देता हूँ पहले, और मैं bx निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो b3 मान के ग्राउंड मान के bx की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू चाहे आप b1 को ग्राउंड मानना चाहे b2 को ग्राउंड मानना, bx की वैल्यू सेम आएगी। देखते हैं जरा वो वैल्यू कितनी आएगी। बकाया 2 पोजीशन पे आप ग्राउंड मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपके आंसर क्या आएंगे। जब मैंने b3 पे ग्राउंड माना तो आप जरा ऑब्जर्व करो, जो ये 4 वोल्ट है वो b3 और b2 के बीच में डायरेक्टली लगा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, b3 माइनस b2 या b2 माइनस b3। तो मैं लिखूंगा b3 माइनस b2, क्योंकि प्लस है आपका b3 साइड और माइनस है b2 साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b3 माइनस b2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से b3 तो हमने 0 कर दिया, 0 माइनस b2 इक्वल टू 4, तो b2 की वैल्यू आ जाएगी -4 वोल्ट। इसका मतलब मुझे b2 के लिए तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट। और देखेंगे अब bx को ऑब्जर्व करो जरा, जो bx है यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, b1 और b3 के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है bx, और जिसकी पोलैरिटी है b1 की तरफ प्लस है और b3 की तरफ माइनस है। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो मैं ऐसा कुछ नहीं लिख पाता जैसा मैं लिखने वाला हूं। मैं क्या लिखूंगा, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है डायरेक्टली लगा हुआ है b1 और b3 के बीच में, इसमें प्लस है b1 की साइड और माइनस है b3 की साइड, तो मैं क्या लिखूंगा, b1 माइनस b3 इक्वल टू bx, ये लिखूंगा। तो b1 माइनस b3 की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू bx, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, bx के बराबर। जब मैंने ग्राउंड b3 पे माना है तब कहीं जाके ये सारी चीजें आ रही हैं जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप ग्राउंड कहीं और मान लोगे तो आपके ये नोड वोल्टेज b1 b2 b3 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बट bx की वैल्यू चेंज नहीं होगी, bx वही रहेगा। अब हमें नोडल लगाना है, तो अपने लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी b1 के लिए, क्योंकि हमें b3 की वैल्यू पता है 0, हमने ग्राउंड बोल दिया है, b2 की वैल्यू पता है हमें -4, सिर्फ हमें b1 के लिए इक्वेशन बनानी है। तो और b1 की वैल्यू है bx, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका bx की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन लिखेंगे जरा, कितनी ब्रांच मिल रही है। तो हमने देखा b1 से एक ब्रांच ये रही, b1 से एक ब्रांच ये रही, b1 से एक ब्रांच ये रही, और b1 से एक ब्रांच ये रही। अब फिर आप देखो कि क्या किसी ब्रांच में करंट सोर्स लगा है क्या। हमने देखा यस, करंट सोर्स लगा हुआ है, इस ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है, चाहे वो डिपेंडेंट है, हालांकि डिपेंडेंट है बट करंट सोर्स लगा हुआ है, जिसकी करंट है 2bx, और डायरेक्शन आपको पता है डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो हम इक्वेशन लिखेंगे जरा, क्या लिखेंगे,
देखेंगे जब मैं B1 में केसीएल इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा B1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, पहले मैंने इस ब्रांच के लिए लिखा B1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस प्लस, अब इस ब्रांच के लिए लिखूं B1 माइनस 6 डिवाइड बाई 1, अगली अगली क्या लिखोगे V1 माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाई 2। अगर हमें करंट नहीं पता है तो हमने सारी करंट कैसी मान ली है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, सारी करंट हमने बाहर की तरफ मान ली है। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी है सारी करंट बाहर की तरफ मान के। ये आपको इक्वेशन समझ में आई होंगे, आई हो। इक्वल टू देखेंगे ये वाली करंट भी क्या है, बाहर की तरफ है, प्लस 2bx इक्वल टू 0। अपने पास इक्वेशन एक है बट अननोन कितने हैं, अननोन अपने पास दो है। देखो जरा b1 और bx, तो हम क्या करते हैं b1 और bx में से किसी भी एक को या तो bx के फॉर्म में लिख लेते हैं पूरी इक्वेशन या फिर b1 के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि मैथ ये कहता है कि आपके पास जितनी इक्वेशन होंगी उतनी अननोन होनी चाहिए। अगर दो इक्वेशन है तो दो अननोन, तीन इक्वेशन है तीन अननोन, एक इक्वेशन है तो सिर्फ एक अननोन। आप एक इक्वेशन से दो अननोन को सॉल्व नहीं कर सकते हो कभी भी किसी भी हालत में, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन पता है, ये चीज पता है, लोग हमने यहाँ पे लिखी हुई कि b1 की वैल्यू bx के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो bx प्लस bx माइनस 6 प्लस bx प्लस 8 प्लस 2bx इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखेंगे 2 3 4 5, क्या आ जाएगा 5, आई एम सॉरी यहाँ पे 2 था, दिस इज डिवाइड बाई 2, आई एम सॉरी थोड़ा सा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। एक इक्वेशन और थोड़ा सा आगे लिख दो, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2bx प्लस 2bx माइनस 12, 2 एलसीएम ले लिया, 3x प्लस 8 प्लस 4bx इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा 4 5 तो 7 2 9, 9bx इक्वल टू 4, तो bx इक्वल टू 4/9। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। दिस इज नॉट 8, दिस इज 4, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, दिस इज 4। अगर ये 4 है तो ये भी 4 आएगा, और अगर ये 4 है तो ये 8 आएगा, और अगर ये 8 है तो आंसर आएगा 8/9। तो जब मैंने ग्राउंड B3 पे माना, जब मैंने ग्राउंड B3 पे माना तब आपका आंसर आया 8/9। अब आपके लिए असाइनमेंट होगा कि आप ग्राउंड B1 पे मानो या B2 पे मानो, आप कहीं पे भी ग्राउंड मान सकते हो, बट जहां पे आप ग्राउंड मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप नोड वोल्टेज लिखोगे। अगर आपने नोड वोल्टेज की वैल्यू गलत लिख दी तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप B1 और B2 कहीं पर भी ग्राउंड मान के आप इक्वेशन लिखना, बट Bx क्या है, Bx तो पोटेंशियल डिफरेंस है वन ओम के अक्रॉस, तो Bx की वैल्यू हमेशा सेम आएगी जो की वैल्यू है 8/9। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन से आपको ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट जो कि है सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। जैसे हमने वहां पढ़ा था सुपर मैश का कॉन्सेप्ट, ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। तो सुपर मैश का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दो मैश के बीच में एक करंट सोर्स लगा हो, अब चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, तो वहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगता था, सुपर मैश का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर दो नोड के बीच में, अगर दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, वो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स बिना रेजिस्टेंस के, तो वहां पे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि V2 और V3 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है डायरेक्टली, V2 और V3 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है डायरेक्टली, तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर आप B1 को ग्राउंड मानोगे तो B3 और B2 कैसे हो जाएंगे, नॉन रेफरेंस नोड। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किन्हीं दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो तो वहां पे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में अगर आप B1 को ग्राउंड मानोगे तो फिर यहाँ पे आपका सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि फिर B3 और B2 कैसे हो जाएंगे, नॉन रेफरेंस नोड हो जाएंगे,
और दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आपका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमें सुपर नोड की इक्वेशन कैसे लिखनी है। आई होप सुपर नोड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन, देखेंगे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें नोडल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ नोड पहचान लेंगे, कितने नंबर ऑफ नोड है। तो एक नोड तो ये रहा, एक नोड ये रहा, ये दोनों सेम नोड है, ये दोनों सेम नोड है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इनके पोटेंशियल सेम होंगे तो हम इसको एक नोड मानेंगे। ये कोई आपके दो नोड नहीं है अलग अलग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड तो सिर्फ 3 है। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम इक्वेशन बनेगी 2। इसको मैंने बोल दिया नोड 1 B1, इसको बोल दिया B2 और यहाँ पे बोल दिया B3 और B3 को मैंने ग्राउंड कर दिया, इसको मैंने रेफरेंस नोड मान लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाओ, जैसे V1 V2 क्या है, अब ये नॉन रेफरेंस नोड है, B3 क्या है, रेफरेंस नोड है। तो अगर नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाओ, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है V1 V2 के बीच में, नहीं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है। तो अगर नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाओ तो वहां पे किसका कॉन्सेप्ट आएगा, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। अब सुपर नोड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे आती है वो हम देखते हैं। तो जब मैं B1 के लिए इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूं, तो जब मैं B1 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हमें यहाँ की करंट पता है 2 एम्पियर, इस ब्रांच की करंट हमें पता है 2 एम्पियर। इस ब्रांच पे हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे, V1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, ये समझ में आ रही होगी। 2 अंदर की तरफ आ रही है, इक्वल टू 2। अब इस ब्रांच में देखो, क्या इस ब्रांच के लिए आप करंट की इक्वेशन लिख पाओगे, क्योंकि करंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए। जैसे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है V1 माइनस V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आता है, बट आपको इस ब्रांच में रेजिस्टेंस तो पता है ही नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं पता, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता तो देखेंगे जरा, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता, मान लो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस होता, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस होता तो आप इस ब्रांच में करंट का लिखते, आप इस ब्रांच में करंट लिखते D1, आपको तो ग्राउंड तक देखना है, D1 से लेके ग्राउंड तक, D1 से लेके ग्राउंड तक, और जो B2 है वो भी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो आप इस ब्रांच में जो करंट लिखोगे ना इस डायरेक्शन में, वो क्या लिखोगे, B1 माइनस 2 और माइनस B2 अपॉन 2। आपको तो B1 से लेके B2 तक जाना है। अब एक नोड से लेके, एक नॉन रेफरेंस नोड से लेके दूसरे नॉन रेफरेंस नोड तक, क्योंकि हर नॉन रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज है V1 V2 वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। तो आप तो क्या करोगे, किसी भी नोड से दूसरे नॉन रेफरेंस नोड तक जाओ, तो B1 से लेके B2 तक गए तो आप क्या लिखोगे, B1 माइनस 2, क्योंकि आपको यहाँ से प्लस साइन दिखा, 2 वोल्ट का प्लस साइन दिखा, तो माइनस 2 माइनस V2 अपॉन 2। बट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर आप करंट की इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, ये इक्वेशन आप नहीं लिख सकते हो, ये चीज आप फिर नहीं लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो फिर क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखेंगे जरा। अब हम सॉल्व करेंगे कि हम इसमें करंट की एक डायरेक्शन मान लेंगे, मान लेते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन है आई, इस डायरेक्शन में। अगर आई इस डायरेक्शन में है तो हम क्या लिखेंगे, B1 माइनस 4 अपॉन 1, ये तो ठीक है, प्लस आई भी बाहर की तरफ इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब B2 के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, B2 के लिए इक्वेशन लिखोगे B2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस B2 माइनस 5 डिवाइड बाई 1, और ये आई आ रही है इक्वल टू आई की वैल्यू रख दो जरा ऊपर, तो क्या लिखोगे, B1 माइनस 4, B1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, और आई की वैल्यू रख दो B2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस B2 माइनस 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ये 2। अब बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आप जरा ऑब्जर्व करो, जो ये वाली इक्वेशन है यही इक्वेशन कहलाएगी सुपर नोड इक्वेशन। तो अब क्या मुझे बार बार ये 2 स्टेप लिखना जरूरी है, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार नहीं लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली आप सुपर नोड इक्वेशन लिख पाओगे कैसे। आपने B1 पे लिखना स्टार्ट किया, आई होप आपने वो सर्किट बना लिया होगा। आपने B1 पे लिखना स्टार्ट किया तो आपने क्या लिखा, B1 माइनस 4 अपॉन 1। आपने देखा कि अब जब हम जैसे आगे बढ़े तो मुझे B1 और B2 के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स मिला।
इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा कि दूसरे नोड पे पहुंच जाऊंगा, तुरंत ही जंप कर जाऊंगा मैं दूसरे नोड पे B2 पर, और B2 की इक्वेशन भी मैं इसी इक्वेशन में लिख दूंगा। तो B2 की इक्वेशन क्या होगी, ये चीज जो इतने टर्म लिखे हैं, 2 टर्म, ये तो B2 की इक्वेशन है ना, कि B2 माइनस 0/1 प्लस B2 माइनस 5/1, और 2 क्या है, 2 अपनी करंट अंदर की तरफ आ रही है तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये चीज लिखना मत भूलना, अगर आप ये चीज भूल गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसी करंट नहीं है दोनों नोड में से, दोनों नोड को देखना है। अब हमें दोनों नोड को एक साथ एनालाइज करना है, तो दोनों नोड में अगर आप देखो कि कोई करंट आपकी एंटर तो नहीं कर रही है, अगर एंटर कर रही है तो इक्वल टू की इस साइड लिख दो सारी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी सुपर नोड इक्वेशन। आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर हुई होगी। अब आप देखो, इक्वेशन तो अपने पास एक ही है बट अननोन 2 है, तो एक इक्वेशन मुझे और लिखनी पड़ेगी। एक इक्वेशन अब मैं किसके लिए लिखूंगा, इस 2 वोल्ट के लिए लिखूंगा। अब इस 2 वोल्ट के लिए इक्वेशन क्या आएगी, प्लस देखो B1 की साइड है, माइनस देखो B2 की साइड है, तो आप लिखोगे B1 माइनस B2 को इक्वल टू 2, B1 माइनस B2 इक्वल टू 2, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा कि इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। तो B1 की वैल्यू आएगी आपकी 5 वोल्ट और B3 की वैल्यू B2 की वैल्यू आएगी 3 वोल्ट। आई होप आपको ये सुपर नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, नोडल एनालिसिस, सुपर नोड एनालिसिस। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें केसीएल इक्वेशन कैसे लिखनी है, कहाँ पे हमें प्लस लिखना है, कहाँ पे हमें माइनस लिखना है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। अभी भी अगर आपको डाउट है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आप कमेंट जरूर लिखें कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको पहले से पता लग जाए कि मेरा अगला लेक्चर क्या आने वाला है। तो अगले लेक्चर में हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।